हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है। और फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि हम फर्स्ट सेमेस्टर का डेली एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट रात के 10 बजे डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। आप सभी को पता है कि हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। और जिसमें हमने राजन सीरीज से स्टार्ट किया, जिसके मतलब 105 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अभी 106 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि से, अभिवृत्ति से, मूल्य से, व्यक्तित्व से। और आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी थर्स्टन तथा लिकर्ट अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। अगला 107 प्रश्न है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मापन किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का तरल मोज़ेक मापन किसने दिया? कैटल ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मापन किसने दिया? बिल्कुल सही। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मापन किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, जो कैटल है वो बुद्धि का तरल मोज़ेक मापक दिया। अगला जो 108 प्रश्न है कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए सृजनात्मक, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी अभिरुचि, ऑप्शन डी दबाव। तो 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और बिल्कुल से यहाँ पर देखिए जो 16 पीएफ का प्रयोग किया जाता है किसके मापन हेतु? तो व्यक्तित्व के मापन हेतु 16 पीएफ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व। अगला 109वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थिकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, ऑप्शन बी सक्रिय अधिगम, ऑप्शन सी पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन डी संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो कौन सा व्यवस्थिकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पारस्परिक शिक्षण व्यवस्थिकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। अगला 110वां प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन ए कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए, ऑप्शन बी मारना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाना चाहिए, और ऑप्शन डी सभी। तो 110वां का आंसर क्या होगा कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये किसके अनुसार है? तो जॉन ड्यूबी के अनुसार है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने ये स्टेटमेंट या अपनी राय दी है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 110वां का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला जो आपका प्रश्न है 111 की निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? भग्नाशा, तनाव, संबंध, चिंता।
तो निम्नलिखित में से कौन इन चारों में से एक सही है? मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध, यानी जो संबंध है वो मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। 112 प्रश्न है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनीतिक नेता। तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? बिल्कुल सही। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट शल्य चिकित्सा, यानी शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सा से हो सकती है। अगला जो प्रश्न है 113 की श्रवण बाधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, सभी। तो जो श्रवण बाधिक, ठीक है, यानी जो श्रवण बाधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त होती है, आपने देखा भी होगा, जैसे कि अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो वहाँ पे सांकेतिक यानी बाधिरों के लिए न्यूज आता है। तो इसलिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकेत के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है, जो उनका भाषा होता है वो होता है सांकेतिक लैंग्वेज। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला 114 प्रश्न है कि सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन से। अगला 115 प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीन भाषा। 116 प्रश्न है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन ए परिवार से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी साथियों से, ऑप्शन डी सभी से। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, विद्यालय से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, साथियों से कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 117 प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है स्टर्न, बीने, टर्मन, कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है, कहीं पे टर्मन होता है, कहीं पे बीने होता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता जो है वो कौन है? टर्मन। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं बीने। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 71 से कम। 119 प्रश्न है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो आप कह सकते हो यहाँ पर उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा?
125, 80, 110, 100। तो यदि एक बच्चे की मानसिक आयु, हमने बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक पे डिस्कस किया, यानी उसकी जो मानसिक आयु है वो एक 5 वर्ष के लड़के के बराबर है, जो उसका दिमाग है उतना तेज है, ठीक है। और उसकी जो अभी एज है वो 4 वर्ष की है, तो उसकी जो IQ है वो कितना है, 125, 80, 110, 100। तो आप सूत्र के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हो। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125। अगला आपका प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, जब वे चाहें। तो आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट, क्योंकि हम क्लास के साथ ही पढ़ाएंगे, ना कि क्लास से बाहर। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 121 प्रश्न है कि निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। तो सृजनात्मक से संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मितव्ययिता जो है वो सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। अगला 122 प्रश्न है कि वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेग को बताया है? 4, 3, 5, 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर कितने विद्यमान संवेगों को बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3। अगला जो आपका प्रश्न है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गैटमैन ने, बैंकमैन ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल सही, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, ऑप्शन सी, स्पीयरमैन ने। 124 प्रश्न है कि किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था बोला? स्टेने हॉल ने, कॉर्क ने, वीवर ने, विलियम जेम्स ने। तो किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेने हॉल ने। अगला 125 प्रश्न है कि आनुवांशिकता का वाहक होता है RNA केंद्रक, जीन्स, सीरा। तो आनुवांशिकता का वाहक होता है, बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन्स। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण, TAT, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपका BTC 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, TAT, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उसमें दिया है क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र, लेकिन आप सही कर लीजिएगा, TAT होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है? कल्पना, आत्मसाधन, समंजन, चिंतन। तो आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर चिंतन होगा कि यानी जो चिंतन की परिभाषा होती है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी भी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, उसे हम चिंतन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 128 प्रश्न है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण, उदात्तीकरण। तो आंसर क्या होगा? तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता। 129 प्रश्न है कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ता पर, बनमानुष पर, मनुष्य पर। बिल्कुल सही, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनमानुष का। अगला जो आपका 130 प्रश्न है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? अवधान, अधिगम, प्रतिकार, प्रेरणा।
बिल्कुल सही। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है ऑप्शन नंबर बी अधिगम। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये जो स्टेटमेंट है हमने कई बार डिस्कस किया, आई होप कि आपको याद भी होगा। तो अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये स्टेटमेंट किसका है? मैकडोगल का, स्किनर का, नन का, फ्रॉयड का। बहुत सही। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी जो फ्रायड का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। तो फ्रेंड्स, आदत अगर जैसा वातावरण रहेगा उसी के अनुसार लग जाती है, तो इसलिए इसे हम जन्मजात प्रेरक नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला 130 प्रश्न है कि असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तिका में। तो असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। अगला जो प्रश्न है कि वह कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, ऑप्शन बी संस्कृति और प्रशिक्षण, ऑप्शन सी बालक का दृष्टिकोण, ऑप्शन डी लक्ष्य और प्रयोजन। तो वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा संस्कृति और प्रशिक्षण, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 135 प्रश्न है कि अपराधी बालक होते हैं। ऑप्शन ए जो असामाजिक कार्य करते हैं, ऑप्शन बी जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, ऑप्शन सी जो कक्षा में प्रथम आते हैं, ऑप्शन डी जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अपराधी बालक होते हैं, बिल्कुल सही, अपराधी बालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी जो असामाजिक कार्य करते हैं। अगला 136 प्रश्न है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसस्मिथिया, सभी। तो फ्रेंड्स बताओ क्या होगा? हमने डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया में मैंने बहुत ही अच्छे से आप सभी को क्लियर कर दिया था। आई होप कि आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। हमने डिस्ग्राफिया देखा था जो कि शरीर से संबंधित है, और डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने में सक्षम नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर होगा डिस्ग्राफिया। अगला 137 प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और यहाँ पे सभी। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रतिभाशाली बालक। अगला जो प्रश्न है कि साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? ऑप्शन ए मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, ऑप्शन सी दुबले पत्ते तथा लंबे शरीर वाले, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली बालक। तो 138 का आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी प्रतिभाशाली बालक। 139 प्रश्न आप सभी के लिए है कि ये स्टेटमेंट किसका है? कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये कथन किसका है? सैफर का, हेडफील्ड का, ड्रेवर का, लैडेक का। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइस लाइक कर सकते हो, और आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं कल। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।